नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातों बातों में। दर्शकों, एक बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर, उसका परिवार होता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक बच्चे के संपूर्ण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षक उसे बताता है क्या सही है, क्या गलत है, और यही नहीं, आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा इंसान बनने में भी उसकी सहायता करता है। इसीलिए हमारे समाज में गुरु को एक सम्मानित पद दिया गया है, एक सम्मानित स्थान दिया गया है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे ही एक जाने माने शिक्षक से, जिन्होंने हजारों बच्चों को न केवल शिक्षित किया है बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया है। जी हाँ, डॉक्टर सत्यम सेतिया जी, जो कि JNRM कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर सत्यम सेतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सत्यम जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइएगा। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और फिलहाल अभी आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों शिक्षक थे। जी। पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे, मम्मी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका थी। और पापा स्वर्गीय श्री सेवाराम सेतिया अंडमान निकोबार के जाने माने कवि रह चुके हैं। मम्मी कवित्री रह चुकी है, मिसेस अमरजीत सेतिया स्वर्गवासी हो गई है। जी। तो मेरी शिक्षा शुरू से ही अंडमान निकोबार में से हुई है। तो मैंने 12वीं यहाँ तक की। उसके बाद फिर मैं BA भी मैंने JNRM, जो पहले गवर्नमेंट कॉलेज कहलाता था, अच्छा। वहाँ से किया। उसके बाद MA के लिए मुझे मेलैंड जाना पड़ा क्योंकि 1 साल के लिए MA बंद हो गई थी। तो फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी, जो आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जानी जाती है, वहाँ से मैंने MA PhD दोनों वहाँ से की। अच्छा। तो इसके बीच में मुझे B.Ed करने का मौका मिला। मैंने यहाँ टैगोर कॉलेज से B.Ed किया। फिर मेरी पोस्टिंग हुई एज सीनियर टीचर कालीघाट नॉर्थ अंडमान में। तो 5 साल एज टीचर मैंने काम किया। वहाँ रहते रहते मैंने M.Ed भी कर लिया था। अच्छा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि टीचर रहूँगा मैं। और 5वें साल तक मेरा वाइस प्रिंसिपल का भी ऑलमोस्ट आ गया था। तो इस दौरान कॉलेज में पोस्टें निकली। जी। तो मैंने कहा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हायर एजुकेशन में दाखिल हुआ जाए। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मैं आज 95 से अब तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। जी। अब फिलहाल अभी आपके परिवार में कौन कौन अब है? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है सुनीता, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है समीक्षा और बेटा संदर्भ। और बेटी ने कॉमर्स करके फिर MA इंग्लिश में किया था। गेस्ट फैकल्टी भी उन्होंने गेस्ट फैकल्टी काम किया इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो मुझे फ़ख्र है कहने में कि पापा, फिर मैं, फिर मेरी बेटी, इन्होंने एक कायम किया। जी। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो शिक्षा में हम एक तरह से इन्वॉल्व हो गए। जी। जैसे कि आपने बताया, आप इतने सालों से जो है शिक्षक के रूप में कार्यरत है। अभी तो आप उच्च विद्यालय के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो इसकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कब और कैसे शुरू हुई? ज़रूर। मैं 95 में जैसे मैं एज लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया, तो उस समय UG और PG क्लासेस दोनों हमें पढ़ाने होते थे। जी। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता था। बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते थे। हम भी उनको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाते थे। देखिए, शिक्षक का उत्साह दुगना हो जाता है जब बच्चे आपको समझते हैं या आपको तंग करते हैं कि हमें और बताइए। जी। तो ये जर्नी बड़ी बड़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी रही। तो अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आया तो उसके बाद सारी चीज़ें डावाडोल हो गई। अच्छा। तो बच्चे फिर पढ़ाई तो करने लगे, लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ गई, फिर उसमें हालांकि पढ़ने वाले बच्चे आज भी परेशान करते हैं कि भाई हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये बताइए वो बताइए। नेट से हालांकि सब कुछ मिल जाता है उनको, लेकिन मैं मना करता हूँ कि सारी चीज़ें नेट में सही नहीं होती। क्योंकि जब हम कोई रेफ़र कर रहे होते कोई पोएम को या कोई नॉवल को, तो उसमें कभी कभी गलत समरी, गलत नोट्स आ रहे होते। तो हम बच्चों को कहते हैं एकदम से रिलाई मत करो, हमसे ज़रूर पूछ लिया करो कि हम करेक्शन क्या करें, हम कैसे आपको सही नोट्स दें या सही आपको समझाएं।
जी। ये डॉक्टर सत्यम, जैसे छोटे बच्चों को जो है हैंडल करना काफ़ी आसान होता है, अगर हम उन्हें कुछ कहें तो वो हमारी बात मान लेते हैं, जी लेकिन आप इतने सालों से जो है युवा पीढ़ी को शिक्षित करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि कोविड के बाद, जी हम जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद जी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अंतर नज़र आया है, खास करके यूथ्स पर? बिल्कुल सही। हमारे यूथ कोविड के बाद जैसे घरों से पढ़ने लगे, बहुत बच्चों के पास तो सुनने में आया कि एक्सेस नहीं था स्मार्टफोन्स का, वाईफाई वगैरह का, बड़ी दिक्कतों का सामना उन्होंने किया। जैसे तैसे पढ़ाई की उन्होंने, तो जो 2-3 साल इनके गए इस तरह से, तो पढ़ाई से इनका नाता थोड़ा सा, मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनका थोड़ा कम हो गया। जी। लेकिन वो जो हमारा माहौल कोविड से पहले था इंटरेक्शन वाला, वो जी। थोड़ा सा कम हो गया। तो ऐसे नहीं है बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब हमें एटमॉस्फेयर उस तरह का क्रिएट करना पड़ता है कि वो पढ़े। वरना हालांकि उनके स्मार्टफोन में सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं मोबाइल में। अगर हम शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं तो शेक्सपियर की फ़ोटो देख रहे होते हैं अपने मोबाइल में, उसका घर देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर भी तरीका हमारा अलग ही होता है, क्योंकि टीचर जो है जिस तरह समझा सकता है, कोई मशीन या कोई नेट उस तरह नहीं समझा सकता। वो तो सही बात है। तो ऐसे में आप उनको कैसे हैंडल करते हैं कि आपकी बात मान लेते हैं वो? देखिए, 2-3 तरीके के हम टीचर्स होते हैं। जी। कुछ टीचर्स होते हैं कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सामने वाले 2-4 बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं। जी, आपका तरीका कैसे होता है? मैं दूसरी कैटेगरी का बताता हूँ जी। कि पढ़ाया अपना, बस उतना ही पढ़ाया जितना सही लगा उनको, ध्यान दिया, या उनको स्ट्रिक्टनेस उन पर लगाई कि चलो भाई तुम बाहर जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ये है वो है। अब एज अ इंडिविजुअल मैं समझता हूँ कि हमारे सारे बच्चे एक जैसे हैं, हम एक तराजू में तोलते हैं। बिल्कुल। सामने बेंच में बैठा हुआ बच्चा भी उतना ही कीमती है जितना पीछे वाला है। जी। तो हम चाहते हैं कि पीछे लास्ट बच्चे को भी ये समझ आ जाए कि भी क्या बताया गया है, क्या नहीं समझ आता, हम 1 बार 10 बार 100 बार बताते हैं उसको। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें फ्रेंडली, क्योंकि वो बच्चे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं। घर में भी माँ बाप उस समय उनके साथ फ्रेंड की तरह डील करते हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ भाई हमारा कुछ, हमारी वैल्यू है। तो मेरा मेन फोकस होता है कि हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनको पढ़ाएं, हंसते खेलते पढ़ाएं, थोड़े कभी उनको हंसा दें, चुटकुले सुना दें, ताकि वो मेंटली तैयार हो जाए कि भाई हाँ अब हमें पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप उनको दिलचस्पी पैदा करते हैं पढ़ाई को लेकर। वो बहुत ज़रूरी है। जी जी। वरना आपने पढ़ाया, चले गए, उनको समझ आया नहीं आया, थोड़ा नुकसान सा हो जाता है इसमें। जी। सत्यम जी, हमने सुना है कि आप जो है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ज़रूर। मैं स्कूल लेवल से एनसीसी का बड़ा पैशनेट कैडेट रहा हूँ। स्कूल में जूनियर डिवीज़न एनसीसी रखी थी मैंने, उसके बाद कॉलेज में भी मैंने सीनियर डिवीज़न एनसीसी रखी। और एनसीसी में एक बार 88 की बात है, फाइनल ईयर में था और एनसीसी से बाहर होने वाले थे, तभी हमें सुनने में आया कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है कॉलेज में। अच्छा। और सिर्फ एनसीसी के कैडेट ही उसमें देंगे। अच्छा। तो वो मेरे लिए जैसे पता नहीं बहुत एक्साइटमेंट वाला डे था। तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया। तो जैसे कि नॉर्मली बताया जाता है कि बस एक सुई आपको चुभेगी, बस उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा, आपका खून ले लिया जाएगा। तो उस समय तो जुनून, जवानी, सब कुछ एक जुनून था कि हम समाज सेवा। तो जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो मैंने कहा इसको मैं क्यों ना अपनी समाज सेवा का एक ज़रिया बना लूँ कि। अच्छा। तो उसमें बहुत कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला कि जानें बचती हैं तो उससे क्या, हम तो अभी फ़ौजी लड़ते हैं बॉर्डर पे जा कर के जी। तो वो हमारी जानें बचाते हैं। तो हम अपनी डोमेस्टिक, अपनी सोशल लाइफ में हम कैसे समाज को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको मदद कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये ज़रिया एक बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बार आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एनसीसी क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए या फिर यूथ्स के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एनसीसी, देखिए बच्चे अलग अलग सोच के होते हैं। किसी को मातृभूमि की सेवा करनी, किसी को अट्रैक्शन होता है यूनिफॉर्म का, और किसी को पोस्टिंग का होता है कि चलो यहाँ भी पोस्टिंग होगी, वहाँ भी घूमने का भी उनको शौक़ होता है। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहे हैं आज दुनिया के, संबंध अच्छे भी हो रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं किसी न किसी से।
तो हमें अपनी जो सुरक्षा, इसको ना एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। हाँ। ये तब काम आती है जब हमारी सारी सेनाएं मतलब हो जाती हैं और थोड़ा सा और चाहिए होता तो एनसीसी के बच्चे आगे आते हैं, क्योंकि इनको पूरी ट्रेनिंग एज अ सोल्जर उनको दी जाती है, राइट फ्रॉम ट्रेनिंग, ड्रिल और फायरिंग वगैरह। और इनको दिखाया जाता है, इनको आर्मी वालों को टैंक्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं सारे, और नेवी वालों को हमें शिप्स दिखाए जाते हैं, शिप्स कैसे फायरिंग होती है, सब कुछ। तो बच्चे इतना एक्सपोजर उनको मिलता है एनसीसी से। अच्छा, सबसे बड़ी बात एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ जी। तो यूनिटी आप देखिए, सोल्जर्स में भी कितने धर्म के लोग होते हैं, एक साथ खुशी मनाते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, एक साथ लड़ते हैं, जान बचाते हैं एक दूसरे की, घायल को उठाते हैं। तो एनसीसी में ये जज्बा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसमें भेदभाव का नाम निशान नहीं होता। तो डिसिप्लिन है, फिर समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सब कुछ करना, तो एक डिसिप्लिन लाइफ बन जाती है जी। तो सिविल लाइफ में क्या होता है कि चलो आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे, या लेकिन इसमें एक डिसिप्लिन बन जाता है। और एनसीसी का जो कैडेट बड़े होकर के डिफेंस में जाता है या नहीं भी जाता है, लेकिन लाइफ में उसका डिसिप्लिन वो मेंटेन करता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कॉलेज में अभी कितने बच्चे एनसीसी कैडेट में जुड़े हुए हैं? हमारे वहाँ 2 विंग्स हैं, नेवल एंड आर्मी। अच्छा। नेवल में हमारे 100 बच्चे हैं, 50 लड़कियाँ और 50 लड़के। अच्छा। और आर्मी में 100 लड़के हैं, 50 लड़कियाँ हैं शायद। तो इस तरह से एनसीसी हमारे कॉलेज में चल रही है और बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। बच्चे बहुत ही बहुत लगन के साथ एनसीसी को लेते हैं। और आपको शायद जानकारी है कि एनसीसी में 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कॉलेज लेवल में। अच्छा। स्कूल लेवल में सर्टिफिकेट ए पास करते हैं वो, और यहाँ पर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जब वो आते हैं ग्रेजुएशन के, तो उनको बी और सी पास करना होता है। और ये सी सर्टिफिकेट जो है आजकल नौकरी में भी इसका वेटेज बहुत है। जी जी जी। तो मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे भी जब जॉब मिला तो उसमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट को वैल्यू दिया गया था। तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि एनसीसी एक सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बाकी लाइफ के लिए तो ज़रूरी ही है। तो आपको इसके फ़ायदे भी होते हैं। जी। कहने का तात्पर्य है कि एनसीसी के ज़रिए जो है बच्चे के अंदर एकता की भावना आती है, डिसिप्लिन आता है, और आगे चलकर देश के लिए कुछ करने की भावना भी जागृत होती है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे कि हम अपने बच्चों के माइंड को डाइवर्ट ना करें, होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि युवा पीढ़ी, खास करके जो युवा पीढ़ी है, गलत संगत के चलते, गलत आदतों के चलते बहुत सारी उनका जो असर है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये युवा पीढ़ी एक गलतफहमी का शिकार है कि उनका करियर नहीं हो सकता, आगे जॉब्स नहीं मिलेंगी तो पढ़ के क्या फ़ायदा, या क्या है। तो अपने आप को वो चैनलाइज कर नहीं पाते, तो फिर बहुत जल्दी गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। जी। माँ बाप भी परेशान होते हैं, क्योंकि एक उम्र तक समझा सकते हैं, उसके बाद वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मानते नहीं हैं। ये एक दुख का विषय है बहुत जी। लेकिन एज एनसीसी ऑफिसर रिटायर्ड और एज लेक्चरर, मैं कम से कम एक आध पीरियड तो मैं, जब बच्चे थक जाते हैं, कहते हैं कि सर आज माफ़ कीजिए नहीं पढ़ना, थक के मैं सुबह से 4 पीरियड पढ़, फिर मैं ये इस तरह के कुछ टॉपिक्स को छेड़ता हूँ। अच्छा। जो मतलब हंसी खेल में ही उनको ये मैसेज मैं पहुँचा देता हूँ कि ये चीज़ें जो एक बार आप, ये दलदल है, चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते जी। बाकी ये तो सोचने वाली बात है। अगर आप चारों तरफ दीवार खींच रहे तो आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। ये हम दीवारें बना लेते हैं अपने चारों तरफ, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दीवारें हम बनाते हैं, हम क्यों इमेजिनेटिव वॉल्स खड़ी करें अपने सामने? नहीं होगा, कुछ ना हो, ऑप्टिमिस्टिक रहें जी। कहते हैं ना, मंजिलें हैं तो सपने हैं तो फिर आशाएं हैं जी। तो मंजिल है तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं सारे सपने सच हों, ऑप्शंस रखें अपने पास जी। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें, बिल्कुल, क्योंकि एक लिमिट है हमारी सरकार की भी, भाई इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकती है जी। तो अब वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? आज बड़े सारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई टूर ऑपरेटर बन जाता है, कोई सिलाई कढ़ाई कर रहा है, कोई सेल्स बॉय बन रहा है। कम से कम वो इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ।
तो मेहनत अगर मैं कहता हूँ रोड के किनारे खड़े होकर के अगर हम कुछ स्नैक्स बना के भी बेचते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, शर्म ना करें हम, जी जी जी। क्योंकि 4 लोग इज्जत से ही देखेंगे। ये भी बोलेंगे देखो पढ़ा लिखा है लेकिन ये बना रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है जी। तो हमारे बच्चे कुछ शर्मीले टाइप हैं जो बस सोचते हैं कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। मंजिलें तो आती नहीं, हमें मंजिलों तक जाना पड़ता है। जी, धीरे धीरे जो है आजकल के बच्चों का सब्र खत्म सा होता है, सब्र खत्म, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है जी। तो हमारा शिक्षक वर्ग जो है, मैं नहीं कहता नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे शिक्षक जो है इस फील्ड में उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अभी स्कूल्स में भी बड़ी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वुड क्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल ये वो, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर अपना काम धंधा भी करते हैं आगे जा कर के। जी। तो आपने सुना होगा बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे ITI है, इसमें भी टेक्निकल उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो उनका तो गुजर बसर हो रहा है। लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं कि छोड़ो कुछ कर लेंगे, फिर अंत बुरा ही होता है। जी। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे जाए, आपके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई कला या हुनर छुपी है तो उसे लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, एक जरिया बना सकते हैं पैसा कमाने के लिए। सही बोला आपने जी। सत्यम जी, जैसे कि हमने सुना है जो दान होता है उसमें सबसे बड़ा महादान होता है रक्तदान, और आप एक डोनर भी है, ब्लड डोनर भी है, तो ये समाज सेवा का जो आपके अंदर जो ये आया था, ये कैसे आया था कि आपको ब्लड डोनेट करना है? आप कैंप भी चलाते हैं हमने सुना है, किस प्रकार आप समाज सेवा करते हैं? जय जी, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि 1988 में मेरा पहला ब्लड डोनेशन था और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो उस समय मैंने सोच लिया कि अब मैं रुकूंगा ना, अब मैं देता रहूँगा। तो बस फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं जी। तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाने का मन में नहीं था, बस ये था कि देते जाएंगे जब तक, और मेडिकल साइंस कहता है कि 60 के बाद बोन मैरो में ब्लड बनना कम हो जाता है, ये वो, तो मुझे तो गॉड गिफ्टेड अगर उसके बाद भी मिलेगा तो मैं देता रहूँगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी जी। बाकी ये महादान आपने कहा बहुत अच्छा, ये है महादान इसलिए है कि ये इसको ब्लड देने के बाद आपको एक आध्यात्मिक खुशी मिलती है कि भाई आज मेरे कारण किसी की जान बच जाए या बच गई। जी। पहले तो होल ब्लड देते थे, आजकल तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक ब्लड से आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं, 4 उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये बच्चों को बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि देखो हमारा जो 90 दिन में जो ब्लड हमारा पुराना हो जाता है वो बाहर आ जाता है, पसीने मल मूत्र से बाहर आ जाता है। वो सेल खराब हो जाते हैं, फिर नए सेल बनते हैं। वो जो हमारा ब्लड वेस्ट ना हो, वो वही चाहिए होता है किसी मरीज को जिसके अंदर ब्लड बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे बड़े केसेस आए हैं कि जब ब्लड अवेलेबल नहीं हुआ, पेशेंट को जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम यही कोशिश करते हैं, हमारे अंडमान में बहुत अच्छे NGOs आए हैं जो रात दिन 24/7 ब्लड अरेंज करते रहते हैं लोगों को। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए। कुछ ग्रुप्स हैं जैसे F2S वगैरह है, तो ये एकदम तुरंत उनके वॉलंटियर्स हैं, हम भी जुड़े हैं। अच्छा। तो जब भी हमें कॉल आता है और हमारा टाइम हो जाता है देने का, हम देते हैं ब्लड जा करके जी। तो लेकिन ये जागरूकता अभी भी बहुत कम है। अच्छा। बच्चों से जब कहते हैं कि नहीं, पेरेंट्स मना करते हैं कमज़ोरी आ जाएगी, आपको कोई डिजीज़ हो जाएगा, तो मुझे उनको ये मैसेज देना है कि वो ठीक है, वो पुराने ज़माने की बातें, डरते थे लोग, आज तो कुछ भी नहीं। 5 लीटर से नीचे किसी 18 साल उससे ज़्यादा जो उम्र का बच्चा है, 5 लीटर से कम तो होते ही नहीं है खून। और निकलता कितना है, 250 ml 300 ml बस जी। ये तो पता ही नहीं चलता ब्लड कम हुआ। पुरानी बात क्या थी कि जिस दिन हमने ब्लड दिया हमें कोई भारी काम करना नहीं है, बाल्टी नहीं उठानी, हमें जॉगिंग नहीं करना, हमने खेलना नहीं। अब तो साइंस ने बता दिया आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, वेट लिफ्टिंग करते हैं शाम को, दिन को ब्लड दिया, शाम को वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एथलीट्स भाग रहे हैं, कोई पता नहीं चलता जी। तो मेरा कई बार दे चुका हूँ, 98 टाइम्स मेरा तो ऑफिशियली हो गया, और बाकी 10-12 तो मैंने अनऑफिशियली भी दिए हैं। तो मैं उसको इतना तवज्जो नहीं देता कि मेरा 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। मेन मुझे मोटिवेट करना है कि देखो इतना देने के बाद भी मेरे आज मैं 58 का होने वाला हूँ, तो कोई झुर्रियाँ आपको शायद नज़र नहीं आए, क्योंकि इसमें स्किन नए सेल्स बनते हैं। अच्छा। जब नए सेल बनेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका सारा मेटाबॉलिज्म एकदम अच्छा चलेगा जी।
तो किसी की जान बच रही हो तो सबसे बड़ी बात है। जी, अक्सर देखा गया है कि पुरुष तो जो है ये दान करते हैं, लेकिन महिलाएं थोड़ा सा हिचकिचाती है, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं आर्मी और नेवी की, अच्छा। ये बढ़ चढ़ के खून देती है। अच्छा। हाँ, मैं आपको हैरान करने वाली बात ये बताऊँ कि ये आते हैं और ये रोने लगते हैं कि हमें देना है, लेकिन मेडिकली अनफॉर्चुनेटली वो उनका वज़न कम होता है या बहुत कमज़ोर होते हैं तो नहीं लिया जाता उनसे, लेकिन वो फिर बहुत उदास होते हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, नहीं अगली बार तुम्हारा लेंगे ही लेंगे, तुम जैसे तैसे थोड़ा सा खा पी करके फर्स्ट क्लास तंदुरुस्त तो ये हो गया। ब्लड देने का जो रूटीन है वो ईयर में कितने बार आप कर सकते हैं? मैं 4 बार कोशिश अच्छा, करता 4 हूँ। बार। हाँ, पुरुष भी और महिला हाँ, भी? कोई भी दे सकता है इसमें कुछ, बस अच्छा। ये कि कुछ क्राइटेरिया हैं, वज़न आपका 45 से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा। और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे हाँ। ब्लड का क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। उनके पास सारे मापदंड होते हैं जो आते हैं ब्लड बैंक वाले, तो वो ब्लड ड्रॉप लेकर के देखते हैं कि लेने लायक है या नहीं। जी। और फिर बीमारी वाले जो होते हैं, कुछ हाँ, बच्चे छुपाते हैं, जैसे अभी अभी उनको वायरल फीवर हुआ था या उनको सर्दी खांसी हुई थी, हाँ, तो वो आ जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो एक आध हफ्ता रुक करके दें ताकि उनका ब्लड एकदम प्योर हो जाए। अच्छा। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि बच्चे तो जुनूनी हैं, देना है, मेरे दोस्त दे रहे हैं, मैं कैसे पीछे रहूँगा। हाँ। तो आपको बताते ये भी खुशी होती है कि जो बच्चे कहते थे कि पेरेंट्स मना करते हैं, तो वो आते हैं, कहते हैं सर हम चुप से दे देंगे, अच्छा। पता भी नहीं चलेगा, जैसे आप बताते हैं कि कुछ असर ही नहीं होता देने के बाद। हाँ। तो बड़ी खुशी होती है। अब मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस में हैं, यहाँ हैं, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं मुझे हमेशा देने के बाद, सर मेरा इतना टाइम हो गया। अच्छा। तो वो खुशी, मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। जी, तो एक बात यहाँ और जानना चाहेंगे, मान लीजिए किसी को ब्लड डोनेट करना है, तो वो कहाँ जाकर या कैसे संपर्क करे? देखिए, सबसे बढ़िया तो ब्लड बैंक है। जी। ब्लड बैंक में आप जाएं, आप बोले मुझे डोनेट करना है, अगर उनके जीबी पास पंत में जीबी पंत, हमारा अच्छा। जीबी पंत ब्लड बैंक है, तो वह सुविधा है। लेकिन अगर आपने ब्लड देना है और आपका ब्लड ऑलरेडी उनके पास ज़्यादा है तो फिर वो मना करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि 1 महीने का ही टाइम होता है ब्लड, तब तक उसको यूज़ हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा स्टोर कर लेंगे और यूज़ नहीं हुआ फिर वेस्ट हो जाता है वो। अच्छा। तो उसकी उम्र ही 1 महीने की मुझे बताया गया ऐसे। तो और फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो सर्च करेंगे तो उनको मिलेंगे। F2S है, बाकी F2S, अच्छा, फ्रेंड्स टू सपोर्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। मैंने उनका काम देखा है, बहुत तत्पर हैं वो। बस मतलब आधे एक घंटे में, आधा घंटा भी ज़्यादा है, मिनटों में वो पहुंचा देते हैं। अच्छा। रेयर केस में होता है कि नहीं मिलता तो कोई वो अरेंज करते हैं फिर कॉन्टैक्ट, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बड़े सारे समाज सेवी जुड़े हुए उनसे। मुझे खुशी होती बताने के मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ब्लड डोनेशन में। जी। लेकिन एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह की हमारी आबादी है 1,40,00,000 जो हम मान के चल रहे हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी आबादी होते हुए भी हमारे ब्लड बैंक्स में उतना ब्लड नहीं डोनेट हो पा रहा जितना कि होना चाहिए। अच्छा। अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बाकी, तो उनके वहाँ कभी कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा परसेंटेज है ब्लड कलेक्शन का। तो यहाँ थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि जागरूक हो हमारी जनता और आगे आए और योगदान करें। बहुत तो अच्छी आपको क्या लगता है, ये जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप है या जो ये ज़रिया है, इसमें कहाँ ऐसी कमी है जिसके कारण ये जो आपने बताया कि डोनेशन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए? आपको क्या लगता है भविष्य में दूसरों की जान बचाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये ब्लड डोनेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर अप कर पाए? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ब्लड बैंक हमारे यहाँ है जी, बाकी मेरा अनुरोध है अपने सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में कम से कम ब्लड बैंक स्थापित करें ताकि उनको उसी समय वहाँ पे मदद मिल जाए। अभी कोई नॉर्थ अंडमान, मिडिल या एकदम कैमल बे वगैरह से कोई सीरियस पेशेंट जिसको ब्लड की ज़रूरत है, अच्छा। उसको एयरलिफ्ट किया जाता है या शिप से लाया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी डेथ भी हो जाती है क्योंकि टाइमली ब्लड नहीं मिलता। अच्छा। अगर हम ये ब्लड बैंक्स कुछ जगह पे एकदम से अच्छा, इंटर आइलैंड में आप बोल रहे हैं? में खोल दें, हाँ, है ना, नॉर्थ से लेके पूरे साउथ एकदम अच्छा। सदर्न ग्रुप तक, तो इसमें हमारी जो जान बचाने की जो ये है वो बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। तो एक जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है।
वो कीमती चीज़ चली जाए तो फिर दुख आपको पता कितना होता है। जी, तो कहने का मतलब है कि अगर बाकी जगह भी ये ब्लड कैंप अगर स्थापित कर दिए जाए तो ये ब्लड डोनेशन का काम जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें कभी खून की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कैंप लगाना एक बात है, फिर ब्लड का स्टोरेज वाली बात भी अच्छा, होती है। हाँ, क्योंकि स्टोरेज हम जीवीपंथ में ही कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर ये फुल फ्लेज्ड ब्लड बैंक्स अगर खुल जाएं कुछ इंटररेनियंस में तो ये सुविधा बहुत ही फ़ायदेमंद उनको होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम दे ब्लड को पाएंगे, सेव करके सेव रख कर सकेंगे। पाएंगे। बिल्कुल ठीक। जी, तो सत्यम जी आज आप इतने सफल शिक्षक हैं, समाज सेवी है, आपको क्या लगता है आपकी इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का श्रेय जाता है? सबसे पहला श्रेय तो जैसे आप भी देते, सब देते अपने माँ बाप को, जिनके कर कमलों से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके इंस्पिरेशन से मुझे कभी उन्होंने किसी काम के लिए रोका नहीं। जब भी मैंने समाज सेवा की, उनसे डिस्कस किया, उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया, आगे बढ़ो बेटे, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे एनसीसी के मेरे बहुत सारे मेरे ऑफिसर्स मेरे कांटेक्ट में आए, जिनसे दो नाम मैं लेना चाहूँगा। एक कमांडर थे जॉन ई मैथ्यू, कमांडिंग ऑफिसर नेवल के, तो उनके टाइम में थोड़ा एनसीसी डेवलप हुआ। उनके बाद 1 साल के लिए आए थे कैप्टन विजय त्रिवेदी। इन्होंने जो 1 साल में एनसीसी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज जो एनसीसी की जो ऊंचाई है मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ, उन्होंने दी है इस हमारे ऊंचाई द्वीप को, समूह में। हमारे द्वीप समूह अच्छा। में। तो ये विजय त्रिवेदी सर को मेरा लाख लाख धन्यवाद, जिन्होंने उसके बाद आए हैं सीईओ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एनसीसी के बच्चों को मेन क्या है, इन्वॉल्व होना होता है। हाँ, बहुत सारे कमांडिंग ऑफिसर आते हैं, उनका मोटो रहता है, लेकिन खुद इन्वॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है उनको। लेकिन कैप्टन विजय त्रिवेदी जिन्होंने खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके और बहुत सारे काम किए, इवन मीडिया में भी एनसीसी को इतना बूस्टअप किया, लोगों को पता चला एनसीसी क्या है। हाँ जी। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। और बच्चे, अब मैं आपको बताऊं, जब एडमिशन हमारे कॉलेज के होते हैं, हम पहले तो बुला के एनसीसी में देते थे। अब हम परेशान होते थे किसको लें किसको ना लें। अब हमने क्राइटेरिया बनाया कि हाइट होनी चाहिए, स्विमिंग आनी, नेवल की बात कर रहा हूँ, स्विमिंग आनी चाहिए, अच्छा, तो अच्छा डील डॉल होना चाहिए। अब आपने पात्रता रख दी उसमें, जो एलिजिबल होगा उसी का सिलेक्शन होगा। आर्मी में भी ऐसे ही होता है। तो बच्चों की अब कमी नहीं है एनसीसी को लेकर के। और ये खुशी की बात है कि बच्चे पहले बीच में छोड़ देते थे, ठीक है नौकरी मिल गई चले गए और बात है, या कुछ हो गया हादसा कुछ हो गया और बात है, लेकिन बीच में छोड़ने वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया। बच्चे अंत तक करते हैं और फिर जितने भी एनडीए और ये सीडीएस वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उनको अपीयर करते हैं। इसमें उनका सी सर्टिफिकेट भी बहुत वेटेज रखता है जी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे पुलिस में जा रहे हैं हमारे, बहुत टाइम से जा रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, आज सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं, क्या क्या है। बहुत खुशी होती है देख के जब आगे बढ़ते हैं, तो लगता है कि यस एनसीसी का भी बहुत अच्छा समाज के प्रति योगदान है। तो सत्यम जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत ही संक्षेप में हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरे बस कुछ शब्दों में युवा पीढ़ी के लिए ये होगा कि सबसे पहले ये हार ना माने, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई रास्ता मतलब इनकम्प्लीट ना छोड़े। ऑप्शंस रखें अपने लाइफ में कि ज़रूरी नहीं कि ये है ना, तो मंजिलें बहुत सारी हैं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो ऑप्शंस रखेंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहें, देश को बढ़ाना है तो योगदान की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे युवा पीढ़ी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल जी। अब यही हमारी युवा पीढ़ी वीक हो जाए तो फिर वो देश बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो देश को स्ट्रॉन्ग बनाए और आगे बढ़े, और कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप सरकारी नौकरी में बैठ के कंट्रीब्यूट करें, समाज सेवा भी कर सकते हैं। बाकी अपना कोई भी वोकेशनल अपना काम करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यम सेतिया जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के जो तजुर्बे हैं, जो उनका अनुभव है, वो आपके साथ साझा करें। तो इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिएगा, दूरदर्शन केंद्र से जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।